में गर्मी का सितम लगातार जारी है। हम आपको बता दें कि उत्तर भारत में गर्मी का सितम लगातार जारी है। तापमान हर रोज रिकॉर्ड तोड़ रहा है। उत्तर भारत और दिल्ली के कई इलाकों में तापमान 50 डिग्री के करीब पहुंच गया है और यूपी में गर्मी से 33 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही डॉक्टर साहब 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच घर से ना निकलने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन इस तपिश मारती गर्मी में लोग घर से निकलने के लिए मजबूर हैं। वहीं सबसे ज्यादा बेबस है देश की राजधानी, जो इस वक्त दोहरी मार झेल रही है। उत्तर भारत में सीधी दोपहर हो रही है। सुबह से ही आसमान से गर्मी आग बरस रही है, साथ ही सूरज लगातार धधक रहा है। इसमें कानपुर और बुंदेलखंड में ही शनिवार को 20 लोगों की मौत हो गई। वहीं तापमान की बात करें तो कानपुर में 46.3 डिग्री, हमीरपुर में 46.2 डिग्री और झांसी में 46.1 डिग्री, वाराणसी में 46 डिग्री, प्रयागराज में 46 डिग्री, आगरा में 45.5 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया गया। हम आपको बता दें कि यूपी में गर्मी से अभी तक लगभग 33 लोगों की मृत्यु हो गई है। बिहार में 128 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। धधक रहा है सूरज, बरस रही है आग। यूपी में गर्मी से 33 लोगों की मौत का मामला आया सामने। उत्तर प्रदेश में गर्मी का सितम लगातार जारी। तापमान हर रोज रिकॉर्ड तोड़ रहा है। उत्तर भारत और दिल्ली के कई इलाकों में तापमान 50 डिग्री के करीब पहुंच गया है और यूपी में गर्मी से 33 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही डॉक्टर साहब 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच घर से ना निकलने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन इस तपिश मारती गर्मी में लोग घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर हैं। वहीं सबसे ज्यादा बेबस है देश की राजधानी, जो इस वक्त दोहरी मार झेल रही है। हम आपको बता दें कि उत्तर भारत में सीधे दोपहर ही हो रही है। सुबह से ही आसमान से गर्मी आग की तरह बरस रही है, साथ ही सूरज लगातार धधक रहा है। इसमें कानपुर और बुंदेलखंड में ही शनिवार को 20 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं कानपुर से हमारे साथ आगे की अपडेट्स के लिए उपेंद्र अस्थाना जुड़ गए हैं। उपेंद्र, आपका स्वागत है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, पता चला जिस तरीके से गर्मी को लेकर के कानपुर में जो मौतें हुई है, तो हीट वेव को लेकर मौतें हुई है। और उसके बाद अगर बात की जाए लगातार जो है मानसून जो है अभी भी जैसे लगभग पिछले 4 दिन इसी तरीके से मानसून या टेम्परेचर इसी तरह का रहेगा। और अगर बात की जाए मौसम वैज्ञानिक की, जो कानपुर के सीएस हैं, उनका साफ कहना है कि जो मानसून जो है वो 22 से 23 तारीख को आने की उम्मीद है। और उसके बावजूद भी अगर बात की जाए, सड़कों पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है और कहीं ना कहीं लोग जो है अब जो है रोड पे आने के लिए उत्साहित नहीं है। क्योंकि अगर बात की जाए कहीं ना कहीं कानपुर जिला प्रशासन हो या स्वास्थ्य विभाग हो, लगातार अपील कर रहा है कि जरूरत के समय पर ही घर से बाहर निकले। और जब अगर बाहर निकले पूरे कपड़े जो बदन को ढक के निकले। और उसके बावजूद कहीं ना कहीं अगर बात की है तो हीट वेव को लेकर के युवाओं में जो है ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, 33 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। कानपुर में अभी तक कितनी मौतें हुई हैं? क्या कुछ आपके संज्ञान में आया है कानपुर में? 12 से 15 लोगों की मौत जो अभी तक जो अगर बात की जाए हो चुकी है। उसके बावजूद भी अगर बात करें जाए तो कानपुर के आसपास का कानपुर देहात हो, चाहे कानपुर ना हो या हमीरपुर, बांदा और या लगातार जो आसपास के जो जिले हैं उसमें हीट वेव का असर जो लगातार देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग का जो कानपुर का महकमा है वो पूरी तरीके से एक्टिव मोड पे है। जी, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मौसम विभाग से हमारे साथ पूर्व सिंह जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ डिटेल सर आप शेयर करना चाहेंगे? ऐसा है कि इस साल जो है वो एल नीनो का साल है और जब भी एल नीनो का साल होता है तो गर्मी ज्यादा पड़ती है और जो वेस्टर्लीज हैं वो भी बहुत सक्रिय हैं। इन दोनों चीजों के कारण ये हो गया है कि जो वायुमंडल में नमी की मात्रा है वो बहुत ही कम हो गई है। और पिछले कुछ दशकों में जो ग्रास का एरिया है, जो फॉरेस्ट का एरिया है, वो हम लोगों ने कम कर दिया है और जो कंक्रीट का एरिया है वो हम लोगों ने बढ़ा दिया है, जिसके फलस्वरूप की जो गर्मी बढ़ाने वाले फैक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और जो गर्मी कम करने वाले फैक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। वाटर, अगर हम देखें, जो वाटर रिसोर्सेज हैं, जो जल संसाधन हैं पृथ्वी की सतह पे, जैसे झीलें, तालाब, ये सब भी काफी हद तक सूख चुके हैं, जिसके दुष्परिणाम हम सबको देखने को मिल रहे हैं। तो आप यूं कहिए कि ग्रीन कवर का कम होना
और कंक्रीट के एरिया का बढ़ना ये मानव जनित कारण हो गए, और प्राकृतिक कारण में वेस्टर्ली पछुआ हवाओं का चलना और एल नीनो का सक्रिय होना ये प्राकृतिक कारण हो गए। ये दो प्राकृतिक कारण और दो मानव जनित कारणों के कारण इस साल हमको हीट वेव या यूं कहें कि बेतहाशा गर्मी का सामना करना पड़ रहा है पूरे के पूरे उत्तरी भारत में। जी सर जैसे कि आपने बोला नेचुरल प्रॉपर्टी की आपने बात करी कि कहीं ना कहीं नेचुरल प्रॉपर्टी जो है वो डैमेज हो चुकी है और जिसकी वजह से हमको मौसम की प्रतिकूलता का अनुभव हो रहा है। तो सर वृक्षारोपण से संबंधित जो इन्वायरमेंटल सेक्टर है यानी कि जो पर्यावरण विभाग है वो क्या कुछ तकनीकें अपना रहा है कि जल्द से जल्द हम आगे आने वाले वर्षों में इस चीज पर, इस मौसम का जो ये डिजास्टर है इस पर काबू पा सकें? देखिए, जो पर्यावरण विभाग है वो हर साल कुछ न कुछ हरित एरिया बढ़ाना चाह रहा है और हर साल कुछ न कुछ वृक्षारोपण करता है, और उसके वृक्षारोपण करने का ये परिणाम है कि आप देख रहे होंगे कि हर जगह कुछ न कुछ ग्रीनरी दिखाई दे रही है। लेकिन तब भी जिस तरीके से की जनसंख्या बढ़ी है और जनसंख्या बढ़ने के जिस तरीके से आशातीत परिणाम हमको ग्रीनरी को बढ़ाने में देखना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ 2.5% की जमीन है और 15% आबादी है। पूरे विश्व की 2.5% जमीन पे पूरे विश्व की 15% आबादी निवास कर रही है। तो कहीं न कहीं एक जनसंख्या का भी बहुत बड़ा दबाव है हमारे यहाँ के ग्रीन एरिया या फॉरेस्ट एरिया को कम करने में। जी, ओवरऑल कंक्लूजन सर ये बनता है कि फॉरेस्ट एरिया को अगर हम बढ़ा लेते हैं तो हम ये जो मौसम में चेंजेस आ रहे हैं, ये जो सूर्य की वजह से हीट वेव से हम गुजर रहे हैं, इससे हमको राहत मिल सकती है। हेलो सर मैं ये कह रही हूँ सर कि अगर आपके अनुसार अगर वृक्षारोपण या नेशनल प्रॉपर्टीज को हम मेंटेन कर लें तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले वर्षों में हम इस हीट वेव पर काबू पा सकते हैं। एरिया को कम करें और हम ग्रास लैंड को बढ़ाएं, हम फॉरेस्ट के परसेंटेज को बढ़ाएं, तो अभी भी आप देखते होंगे कि इतना तापक्रम चल रहा है तब भी पेड़ों के नीचे अभी भी रोड पे आपको बहुत से लोग बैठे हुए मिल जाएंगे, क्योंकि पेड़ों के नीचे का आभासी तापक्रम कम हो जाता है। तो हमें ये लगता है कि अगर हम फॉरेस्ट एरिया और ग्रास लैंड एरिया बढ़ाएं तो चूंकि इनकी एल्बिडो बहुत कम होती है, ये सूर्य की किरणों को अवशोषित कर लेती हैं, तो सूर्य की किरणों का आभास जो है वो बहुत कम होगा और काफी हद तक राहत मिलेगी। तो हमें लगता है कि अगर हम ग्रीनरी बढ़ा दें और कंक्रीट का जंगल कम करें तो ये जो हीट वेव्स है इसको हम काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। देखिए ग्रामीण स्थलों पर वृक्षारोपण तो संभव है, लेकिन शहरी स्तरों पर मतलब जो शहरी इलाके हैं वहां पर वृक्षारोपण किस प्रकार से एक बड़े स्तर पर किया जा सकता है? जो इलाके हैं वहाँ पे ये किया जा सकता है। लैंड मौजूद नहीं होती है, ज्यादातर हमने बिल्डिंग्स को बना दिया है, ज्यादातर हमारे पास प्रॉपर्टीज ऐसी बन गई हैं कि हमारा जो कॉमर्शियल सेक्टर है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। ऐसे में जहां पर वृक्षारोपण की बात आती है तो शहरों में किस प्रकार से वो कौन सा आइडिया वर्क करेगा कि शहरों में हम वृक्षारोपण कर पाएंगे? शहरों में वृक्षारोपण करने के लिए हमें लगता है कि जैसे जो मकान है, अगर उस मकान पे कंक्रीट का स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, तो हमें लगता है कि अगर हम गमलों में भी पौधे रख रहे हैं तो हमें लगता है कि कम से कम वो जो सूर्य की किरणें उनको अवशोषित करने का काम करेगा। तो शहरों में जहाँ पे कि वृक्षारोपण बहुत नहीं हो सकता है, वहाँ पे हम बहुत ऊंचे पेड़ तो नहीं लगा सकते, लेकिन निचले स्तर के पेड़ जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं जैसे कनेर है, जैसे गुड़हल है, इस तरीके का भी अगर हम पेड़ लगा रहे हैं, इस तरीके के फूल पौधे लगा रहे हैं कनेर और गुड़हल के तरीके के, जो कि मान लीजिए कि आप 5 फीट 6 फीट 7 फीट के हो रहे हैं, तो भी गर्मी को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। और आप कोई भी मकान देखिएगा जिस मकान पे की केवल छत है और वो मकान जिस मकान पे की गमले रखे हुए हैं, दोनों के तापक्रम में बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। इसलिए हमारा आपके चैनल के माध्यम से सारे नागरिकों को ये सुझाव है कि जितना हो सके उतना हम ग्रीन कवर एरिया बढ़ाने में अपना योगदान दें। जी सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने ज्ञान को हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। अब बात कर लेते हैं ललितपुर। आज बकरा ईद पर इस्लाम धर्म के लोग सुबह मस्जिद पहुंचे, जहां उन्होंने नमाज पढ़कर अमन चैन की दुआ मांगी और इसके बाद आपस में एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाइयां भी दी।